हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। और आज की क्लास में हम करेंगे साइंस के अंतर्गत कंप्लीट फिजिक्स, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पीईटी 2022 हो, बीडीओ हो, एसएससी हो या रेलवे हो। गाइस, इसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे मूल मात्रक और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक हमारे पास 7 हैं और व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। तो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं देख लेंगे हम। लंबाई का मात्रक हमारे पास क्या है, मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है हमारा एम्पियर। आगे हम देख लेंगे ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला, एंड पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। आगे हम देख लेंगे संपूर्ण मात्रक। हमारे पास 7 मूल मात्रकों के अलावा 2 संपूर्ण मात्रक भी हैं। वो कौन कौन से हैं देख लेंगे। संपूर्ण मात्रक हमारे पास 2 हैं। एक होता है हमारा समतल कोण का मात्रक। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन एंड घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। आगे हम देखेंगे आर्द्रता। आर्द्रता किससे मापी जाती है, आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा होता है। तो इसमें लिखा नहीं है, बता देते हैं आपको। आर्द्रता मापने का यंत्र होता है हाइग्रोमीटर। वायुयान की ऊंचाई किससे नापी जाती है, अल्टीमीटर में। उड़ता हुआ जो वायुयान होता है उसकी ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किसमें नापा जाता है, तो वो हाइड्रोमीटर में नापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र होता है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र होता है हमारे पास ऑडियोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता किससे नापी जाती है, तो वो नापी जाती है एक्टियोमीटर में। अब हम देख लेंगे प्रकाश के बारे में कुछ। तो एक होता है हमारा अवतल लेंस जिसे निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें हमें पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की हमें उतनी साफ नहीं दिखाई देती है, तो इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग वाहनों की हेडलाइट में, वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दाढ़ी बनाने के लिए जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो होता है हमारा अवतल लेंस। मोतियाबिंद के इलाज में भी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस उत्तल लेंस वो होता है जो किनारों पर पतला होता है, कुछ इस शेप का होता है। किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है। इस शेप का जो होता है वो होता है हमारा उत्तल लेंस। इसे गैस दूरदर्शी दोष में होता है कि हमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु हमें दिखाई क्लियर नहीं देती है, तो वो होता है हमारा दूरदर्शी दोष। तो दूरदर्शी दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है, वाहनों की साइड में जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण और हम पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस। तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में क्या क्या फर्क है। उत्तल दर्पण जो होता है वो एक साइड से पॉलिश कर दिया जाता है और जो दोनों साइड से पॉलिश नहीं किया जाता है वो लेंस होता है। जब पॉलिश कर दिया जाता है तो वो दर्पण बन जाता है। तो उत्तल लेंस दूरदर्शी दोष को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था अवतल लेंस। अवतल लेंस हमारा निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसे ध्यान से देखेंगे। उत्तल लेंस का प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग वाहनों की साइड में जो
लेंस शीशे लगे होते हैं उसमें उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला में घड़ी साज के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब घड़ी के अंदर कुछ चीजें देखी जाती हैं तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे ध्वनि तीव्रता। गाइस, ध्वनि तीव्रता को हम डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि तीव्रता मापने की हमारे पास मात्रक होता है डेसिबल। साधारण बातचीत में जो अब तीव्रता होती है ध्वनि की, वो होती है हमारी 30 से 40 डेसिबल की। साधारण बातचीत में कितने डेसिबल की तीव्रता होती है? 30 से 40 की। जोर से जब हम बोलते हैं तो हमारे पास 50 से 60 डेसिबल की तीव्रता होती है। फुसफुसाहट फुसफुसाहट से हमारे पास 20 डेसिबल की तीव्रता होती है। जब फुसफुसाहट हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो 20 डेसिबल की होती है। जेट विमान से जो आवृत्ति उत्पन्न होती है आवाज की, वो 140 से 150 डेसिबल की होती है। इसके अलावा हम और भी जान लेंगे, जैसे कि हृदय की धड़कन होती है तो वहां हमारी 10 डेसिबल की ध्वनि की आवृत्ति होती है। एक होता है ध्वनि की तीव्रता और एक होता है ध्वनि की प्रबलता। तो ध्वनि की प्रबलता जो होती है वो कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है, यानी कि कान के सुनने की जो क्षमता होती है वो उस पर निर्भर करती है, जो कि चेंज भी नहीं हो सकती है। और आगे हम देखेंगे मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकने वाली आवाज, यानी कि जो ऑडिएबल ऑडिएबल ध्वनि होती है वो कितनी होती है? तो ऑडिएबल ध्वनि हमारी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यहाँ मिसप्रिंट है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक इतनी ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को नहीं सुन सकता और 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज की ध्वनि को नहीं सुन सकता। 80 डेसिबल से ज्यादा की जब आवाज आती है तो वो शोर हो जाती है, यानी कि 80 डेसिबल से ज्यादा की आवाज सुनने के लिए अच्छी नहीं लगती है, वो शोर हो जाती है। अब हम देख लेंगे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज्यादा होता है हमारा इक्वेटर पर, यानी कि विषुवत रेखा पर। पृथ्वी पर जो 0 डिग्री लाइन होती है उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देख लेंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान इक्वेटर पे सबसे कम होता है और ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तरंग। तरंग दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारी यांत्रिक तरंगे और दूसरी होती है हमारी अयांत्रिक तरंगे। एक होती है यांत्रिक तरंगे, दूसरी होती है अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगे और दूसरी होती है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जो समांतर चलती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जो लंबवत चलती हैं, यानी कि परपेंडिकुलर जो चलती हैं वो होती हैं अनुदैर्ध्य, जो हॉरिजॉन्टली चलती हैं वो होती हैं हमारी अनुदैर्ध्य और जो लॉन्गिट्यूड में चलती हैं यानी कि परपेंडिकुलर जो चलती हैं वो होती हैं हमारी अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगों के लिए हम एग्जाम्पल देख लेंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंगे हमारी ध्वनि तरंगे होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। हमने अभी पढ़ा था तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक होती है यांत्रिक तरंगे और एक होती है अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे हमने पढ़ ली अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अयांत्रिक तरंगे, जिन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी है हमारे पास, इसी सीक्वेंस में देखेंगे इनको। तो एक होती है हमारे पास गामा रेज, एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज। उसके बाद है हमारी दृश्य किरणें। दृश्य किरणें उस दृश्य किरणों के बाद आती हैं इंफ्रारेड या अवरक्त किरणें। इंग्लिश में इसको इंफ्रारेड कहते हैं और अवरक्त किरणें कहते हैं हिंदी में। किसी भी एक चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद है हमारी माइक्रोवेव तरंगे, और उसमें तरंगे भी कहते हैं। माइक्रोवेव के बाद आती है हमारी रेडियो तरंगे। तो अभी मैंने जो तरंगे बताई हैं आपको, ये इस सीक्वेंस में बताई है, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले मैंने बताई थी आपको गामा तरंग। ये जो सीक्वेंस आपको बताया है ये बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य का क्रम है, यानी कि ऊपर से जब हम नीचे जाएंगे
जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे उनकी तरंगदैर्ध्य बढ़ती जाएगी। तरंगदैर्ध्य बढ़ने का मतलब होता है कि उनका प्रकीर्णन, तरंगदैर्ध्य बढ़ने का मतलब होता है कि उनका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। और जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो आवृत्ति घटती जाएगी, आवृत्ति घटती जाएगी, यानी कि गामा रेज की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, एक्स रेज की उससे उससे कम होगी, उससे कम होगी, और सबसे लास्ट में रेडियो वेव्स की आवृत्ति सबसे कम होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होती है, तो रेडियो वेव्स की होगी, और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होगी, गामा रेज की होगी। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, बीच में हम ले लेंगे दृश्य तरंगों को, दृश्य तरंगों को, और दृश्य तरंगों से ऊपर 3 याद कर लेंगे, दृश्य तरंगों के नीचे 3 याद कर लेंगे। ऊपर 3 हमने पढ़ी गामा, एक्स रेज, यूवी रेज, और दृश्य तरंगों के नीचे हमने पढ़ी अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो वेव्स। आगे हम देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से तरंगों से, कोहरे में जो फोटोग्राफी करने के लिए यूज होती हैं वो होती हैं अवरक्त तरंगें। कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रेडियो, टेलीविजन, इसमें सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंगें यानी कि माइक्रोवेव्स। आगे हम देखेंगे दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश क्या होता है, दृश्य प्रकाश के बारे में हम देखेंगे। एक हम कलर्स का क्रम पढ़ते हैं, रंगों का क्रम पढ़ेंगे। तो एक हमने बचपन में भी जैसे पढ़ा होता है, ये बैजनी, हा, पीला, ला। तो ब से होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो जब हम शुरू से लेके पीछे तक जाते जाएंगे तो यहाँ पे इन कलर्स की आवृत्ति कम होती जाती है। इस तरह के दृश्य प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो कम होती जाती है, यानी कि बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसकी आवृत्ति कम होती है सबसे ज्यादा, और लाल रंग का प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम ज्यादा होती है। और ये क्रम जो है हमारा, ये तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम है, यानी कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य हमारी होती है बैगनी कलर की, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है हमारे पास लाल कलर की। तो देखिए इस क्रम में जब हम इस साइड में इस तरह से चलते जाएंगे तो यहाँ पे हमारी तरंग दैर्ध्य घटती जाएगी, घटती जाएगी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस कलर की होती है, तो आप आंसर करेंगे लाल रंग की। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल रंग की, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है बैगनी रंग की। यानी कि तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है प्रकीर्णन होना। तो जब जब तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा, और जब तरंग दैर्ध्य कम होगी तो प्रकीर्णन कम होगा। तो जैसे आपने देखा होगा, जो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें रेड कलर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो ये लिखा भी है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो लाल रंग की। आगे हम देख लेंगे ध्वनि। ध्वनि के बारे में देख लेंगे हम आगे। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर डिपेंड करता है। ध्वनि का तारतम्य जो होता है वो आवृत्ति पर डिपेंड करता है, यानी कि यानी कि जैसे आपने देखा होगा, लड़कियों की आवाज जो होती है वो पतली होती है, वहीं लड़कों की आवाज मोटी होती है, भारी होती है। तो उसका रीजन होता है ध्वनि का तारतम्य। जिसका तारतम्य अधिक होता है, तारतम्य बढ़ जाता है, तो वहां पे आवाज पतली हो जाती है, और जहां तारतम्य कम होता है वहां पे आवाज भारी हो जाती है। आगे हम देख लेंगे वाटर के बारे में। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो गाइस ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो आपको आंसर करके आना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ को जमाने में उसके हिमांक बिंदु पर, बर्फ को जमाने में उसके हिमांक बिंदु पर उसका घनत्व घटता है और आयतन बढ़ता है।
यानी कि सब जब बर्फ को जमाया जाता है तो सबसे पहले उसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका आयतन जो होता है, उसका घनत्व जो होता है वो घटता है और आयतन बढ़ता है। फिर जब वो जम जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब जमने की स्टेज होती है तो सबसे पहले वो नॉर्मल टेम्परेचर से 0 डिग्री पे पहुंचता है। 0 डिग्री पर पहुंचने पर वो जम जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। लेकिन वो जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तो उसका आयतन, उसका घनत्व कम हो जाता है। आगे हम देख लेंगे कलर्स के बारे में। प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग 3 होते हैं। कौन कौन से? लाल, हरा और नीला। इनको याद रखेंगे। इनके अलावा कोई भी प्राथमिक रंग नहीं होता है। तो कौन कौन सा होता है प्राथमिक रंग? लाल, हरा, नीला। अब देख लेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होने का क्या क्या कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन होने की वजह से क्या क्या होता है? तो आकाश का रंग जो नीला होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। समुद्र का रंग नीला होता है वो भी प्रकाश की वजह से होता है। और सूर्य का रंग जो लाल होता है वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। सूर्य का रंग लाल होता है जैसे सूर्यास्त होता है या फिर सूर्य निकल रहा होता है, उस टाइम पे सूर्य लाल कलर का होता है। तो ऐसा जो होता है हमारा, ये प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव होता है। अब आगे हम देख लेंगे अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है? तो अपवर्तन के कारण जब पानी में कोई छड़ जैसे डूबी हुई होती है तो वो छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है। तो ज्यादा हम नहीं इसको डिस्क्राइब करेंगे क्या है अपवर्तन, वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वो चीज पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत आता है, उदाहरण इसके बहुत पूछे जाते हैं कि बताइए पानी की जो छड़, पानी में जो डूबी हुई छड़ होती है वो टेढ़ी दिखाई देती है, ये क्यों दिखाई देती है? तो इसका कारण होता है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण हमें पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। दूसरा उदाहरण है इसका कि बाल्टी में जो सिक्का पड़ा हुआ होता है वो हमें तली से उठा हुआ दिखाई देता है, तली से ऊपर दिखाई देता है। तो ऐसा भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें वो तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है इसका अपवर्तन का कि तारों का टिमटिमाना। जो तारे आकाश में टिमटिमाते हैं वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो हमने अपवर्तन के कारण में क्या क्या देख लिया? अपवर्तन के कारण में हमने देख लिया कि पानी में डूबी हुई जो छड़ होती है वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है और बाल्टी में जो सिक्का होता है वो तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और तारों का टिमटिमाना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आगे हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से क्या क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है हमारा, उसमें हम उसके उदाहरण में हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि डायमंड का चमकना किस वजह से होता है? तो डायमंड का चमकना हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। डायमंड का चमकना यानी कि हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और एक होती है हमारी मरीचिका। मरीचिका, इसका कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है, कांच का चटका हुआ भाग हमें चमकीला दिखाई देता है। कांच का जो चटका हुआ भाग होता है वो हमें चमकीला दिखाई देता है। तो वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से दिखाई देता है। तो हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या क्या एग्जाम्पल देख लिए। एक देखा हमने कि हीरे का चमकना, मरीचिका और कांच का चटका हुआ भाग का चमकीला दिखाई देना। अब हम आगे देखते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत परिपथ जो होता है उसमें विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए। और वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए। रेन गेज, रेन गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेन गेज का क्या उपयोग है? तो रेन गेज का उपयोग है वर्षा को मापने के लिए, वर्षा को मापने के लिए। अमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। तो गाइस हमने यहाँ क्या क्या देखा?
वोल्टमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा नापने के लिए। और रेन गेज का प्रयोग वर्षा को नापने के लिए। और अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। आगे हम देख लेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर हमारा जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? तो ये उच्च को निम्न एसी में बदलता है, यानी कि उच्च एसी को निम्न एसी में या फिर निम्न एसी को उच्च एसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा डायनमो। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। विद्युत मोटर इसका उल्टा काम करेगी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, डायनमो का क्या कार्य है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो याद रखेंगे, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एक होता है हमारा दृष्टकारी, जिसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। ये एसी को डीसी में बदलता है। डीसी करंट जो होता है हमारा, वो होता है जो बैटरी में होता है, जो नॉर्मल बैटरी होती है उसमें जो करंट होता है वो डीसी होता है। तो हमारा जो रेक्टिफायर होता है वो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे डायनामाइट। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। आगे हम देख लेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने खोजा था? तो वो आइंस्टीन ने खोजा था। और आइंस्टीन का ही सिद्धांत था ये, एक सापेक्षता का सिद्धांत, ये भी आइंस्टीन ने खोजा था। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो नोबेल प्राइज किस सिद्धांत के लिए मिला था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था या सापेक्षता के सिद्धांत के लिए मिला था? तो आइंस्टीन को जो नोबेल मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। डायोड वाल्व का आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंगो ने। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। डायोड वाल्व का आविष्कार फ्लेमिंगो ने किया था। फोटोग्राफी का आविष्कार नीप्से ने किया था। और रेडियो एक्टिवता का आविष्कार बेकरल ने किया था। तो एक बार फिर से देख लेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कार किसने किया था? आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन का ही एक सिद्धांत है सापेक्षता का सिद्धांत। डायोड वाल्व का आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंगो ने। और फोटोग्राफी का आविष्कार पूछेगा तो नीप्से ने किया था। रेडियो एक्टिवता का सिद्धांत बेकरल ने किया था। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेंगे हम रेडियम। रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया था। ये वो क्वेश्चन है जो आपको पता भी होंगे और अधिकतर आपने देखा भी होगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह में से। तो गाइस, इस तरह से हमने ये पूरा साइंस का कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। थैंक्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। गाइस, आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखें। ओके, थैंक यू।